नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस और शुरुआत करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर मिस्ट्री ऑफ माइंड, माइंड की जो रिसर्च है उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑथर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स इस दुनिया में हैं सबके पास जो है दिमाग नहीं है। कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं और कुछ और एनिमल्स हैं जिनके पास दिमाग है और माइंड है, मन है। सो वी टेक आवर ब्रेन एंड माइंड फॉर ग्रांटेड जस्ट एज वी टेक सो मैनी अदर थिंग्स इन लाइफ फॉर ग्रांटेड। सो अपने दिमाग और अपने मन को हम अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज करते हैं। और जैसे हवा है, पानी है, सनशाइन है, तो इनको हम जो है फील कर सकते हैं। इनको अपने हिसाब से हम जिस तरीके से चाहे हम इनको यूटिलाइज करके अपना फ़ायदा बना सकते हैं। तो हवा, पानी, सनशाइन, इन तीनों को हम यूज़ करते हैं, हमारी डेली लाइफ की ज़रूरतें हैं। सनशाइन भी हमें चाहिए। वाटर को भी हम बहुत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। एयर को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उसको यूज़ करके एज ए टेक्नोलॉजी जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा वाटर को हमने यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं वाटर को लेकर। इसको तोड़कर हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, वाटर को H2O। तो जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। बट वी गेट शॉक्ड इनटू अवेयरनेस। क्योंकि ये सब कुछ ऐसा तभी मुमकिन हो पाया कि हमें अवेयरनेस आई है। शुरुआती जो इंसान थे स्टार्टिंग में उनमें यही चीज़ की कमी थी। माइंड और ब्रेन तो तब भी था, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर जैसे जिसने टीच कर दिया उसी रास्ते पे वो चलते रहते थे। तो जब धीरे धीरे डिस्कशन शुरू हुई, किसी चीज़ को विचारना शुरू हुआ, तब माइंड डेवलप हुआ, तब अवेयरनेस आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसने जो है हमारे सामने इसका अदा किया है। जब भी हम अवेयर हुए हैं, क्योंकि ये अवेयर तभी हुए थे जब इन सब चीज़ों की हमारी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, वाटर, सनशाइन, एयर। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। आगे यहाँ पर ब्रेन की बात की गई है। इट सीम्स इज़ नॉट ऑल दैट नेसेसरी फॉर स्पीसीज टू सर्वाइव। सो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी वर्ल्ड में हैं जिनके लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बिना भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स यहाँ पर ली गई हैं, जैसे समुद्र के कुछ क्रिएचर्स हैं लाइक जेली फिश है। पिछले 600 मिलियन से ज़्यादा सालों से वो बिना दिमाग, बिना हार्ट और बिना ब्लड के वो जिंदा है। उसी तरह सी अर्चिन की बात की गई है, सी एनेमोन की बात की गई है, कोरल रीफ्स की बात की गई है। तो अभी ये भी जिंदा है। इनको भी हम एज ए लिविंग बीइंग ही मानते हैं। तो ये भी जिंदा है बिना ब्रेन के और बिना हार्ट और बिना ब्लड के। इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर अगर फंगई की बात करें, माइक्रोब की बात करें, उनके पास भी ब्रेन और माइंड नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी सिंप्लीफाइड जो लाइफ है जीते हैं बिना किसी इंटेंशनल पर्पस के और ना किसी एजेंडा के। तो यहाँ पर जो कोरल रीफ की बात की गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो हमारे यहाँ कौन सा आइलैंड है इंडिया में जो कि 90% जो है वो कोरल रीफ से ही बना है? तो इसका मुझे आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात बोल रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है अब कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया जो है वो हमारी जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको डायरेक्टली जो है अफेक्ट करता है। तो आगे बात बोली गई है कि जो बैक्टीरिया है अगर उसके पास दिमाग ही नहीं है तो फिर वो ऐसे सिग्नल हमारी दिमाग में कैसे भेज सकता है? तो कैसे हमें बता सकता है कि हमें कैसे बिहेव करना है? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन उठाया है। इसके अलावा जो सेल की बात बोल रहे हैं, अगर इफ सेल ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ए DNA एनकोडेड इन इट, इज इट फंक्शनिंग लाइक ए रोबोट विद नो एजेंसी ऑफ इट्स ओन? जो सेल है, सेल की यहाँ पर बात बोली गई कि इसी के हिसाब से जो है अगर हमारा DNA एनकोड होता है तो इसका उसके सेल के पीछे की कहानी क्या है? क्या उसकी कोई एजेंसी है जो उसको कंट्रोल कर रही है? जैसे रोबोट को, तो रोबोट की यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है। इसी तरह आगे बात बोली गई है कि जो एक ठगा हुआ सेल है कैसे वो हमें जो है ठग सकता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर उठाया गया है। इसके अलावा जितने भी फिजिकल बीइंग्स हैं वो बने हैं बायोलॉजिकल और केमिकल मटेरियल्स के साथ साथ जिसकी वजह से यही जो चीज़ें हैं सम ऑफ अस फिलोसफर्स
अदर रोमांटिक्स एंड स्टिल अदर साइनिक्स। तो अलग अलग फील्ड के माहिर जो है लोग बनते हैं अलग अलग एरियाज़ में, ओके, क्योंकि केमिकल्स और ये बायोलॉजिकल मटेरियल ये इसके इम्पैक्ट से ही जो है एक तरह का इमोशन जन्म लेता है अंदर, ओके, जिसकी वजह से जो इंसान है अपना रास्ता एक सोचता है कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, उसी के हिसाब से यहाँ पर फोकस करता है और अपना कैरियर जो है उसी फील्ड में बनाता है, ओके। तो यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, सो व्हाट इज़ दैट सबटल डायमेंशन बियॉन्ड फिजिकल एवोल्यूशन। सो फिजिकल एवोल्यूशन के ऊपर कौन सी ऐसी डायमेंशन है जिसके बारे में जो साइंटिस्ट जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। सो जो कि हमें क्रिएटिव बनाती है, जो हमारी लाइफ में हमारे सोचने के तरीके में, हमारे महसूस करने के तरीके में, हमारी सपने लेने के जो सोचने का जो फील है उसमें जो है इम्पैक्ट करती है, उसमें इन्फ्लुएंस करती है। सो सीधी सी बात यहाँ पर लास्ट में जिस चीज़ को हमारा दिमाग नहीं समझ सकता, ओके, जिस चीज़ को हमारा मन नहीं समझ सकता, ओके, तो वो हमारी सोच से जो परे है, तो वो एक ही है, एक ही हस्ती है, ओके, वो है परमात्मा। तो यहाँ पर उन्हीं के ऊपर हमें अगर फोकस करेंगे, ओके, देखो जितने भी शास्त्र हैं वो यहाँ पर एक बात सिंपली बोलते हैं कि जो परमार्थ का मार्ग है, जो परमात्मा है, उसको वो दिमाग से परे है, उसको आप सोच के समझ नहीं सकते, ओके। जितनी मर्जी किताबें आप लिख लो कि आप उनको डिफाइन कर दो तो आप नहीं डिफाइन कर पाओगे, ओके। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम दो मेंढकों की बात बोलें, ओके, तो एक मेंढक बोलता है जो समुद्र के किनारे खड़े होकर कि ये समुद्र बहुत गहरा है, ओके, लेकिन उसको पता तो होता नहीं है, ओके। तो फिर दूसरे वाले को बोलता है कि चल मैं देख कर आता हूँ, ओके। जो देखने जाता है वापस ही नहीं आता, ओके, ठीक है। तो वैसे ही दूसरा सोचता है कि वापस क्यों नहीं आया, ओके, तो दूसरा भी चला जाता है तो फिर वो भी वापस नहीं आता, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये एक एरिया ही ऐसा है, ओके, एक फील्ड ही ऐसा है, अगर कोई चला भी जाए, ओके, तो फिर आपको ये समझा भी नहीं सकता कोई आके कि ये मैं कैसे समझाऊं, ओके। सो आनंद का फील्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है, हमारी लाइफ जो है इसके ऊपर निर्भर करती है। तो सुबह एक रूटीन बनाओ, जब भी जल्दी उठो तो सबसे पहले जो है नहा धोकर प्रार्थना करो, ओके। तो फिर बाद में जो भी आप काम करना चाहते हैं, ओके, तो उसके ऊपर फोकस करो। तो ये जो आर्टिकल है ये है फिनटेक कंपनीज के ऊपर। तो उनको यहाँ पर बोला गया है कि उनको सीखने की ज़रूरत है जो एंट ग्रुप है, ओके। तो ये भी एक ग्रुप है तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो इंडिया के जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, ओके, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, ओके, वो सीख सकती हैं एंट ग्रुप कंपनी से, ओके। तो वो जो है अभी एक मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रही हैं, ओके। तो आप सबको पता है जैसे कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा उसके बाद में डिमांड का स्तर बहुत गिर चुका है, तो आगे बढ़ना है तो एक पब्लिक ऑफरिंग लेके आनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर जो 8 कंपनी है, ये अलीबाबा जो है उसी कंपनी से निकल के ये बाहर आई है। तो अलीबाबा इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि अलीबाबा जो है चाइना का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर सेल जो है हैंडल करता है। और 2011 में इसने $30 बिलियन के ज़्यादा जो था इसका बिजनेस उसने किया था, ओके। और साथ ही साथ जो अरामको जो है ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी जो है ऑयल की कंपनी है, तो इसको भी उसने ओवरकम कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर उसने जो वैल्यूएशन अचीव की है वो है एक्सेस ऑफ $300 बिलियन। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं जो JP मॉर्गन चेज एक कंपनी है ये भी, ओके, उसके साथ। तो यहाँ पर आगे बात बोल रहे हैं कि जो 8 कंपनी है उसके पास अभी 4 बड़े बड़े बिजनेस डिवीज़न है। सबसे पहला है पेमेंट, दूसरा है क्रेडिट, तीसरा है इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो है ऑफलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट जो होती है, लाइन्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, वो भी कर देते हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर लोन्स हैं उनका जो प्रोसेस होता है, स्मॉल बिजनेस जो लोन एप्लीकेशन होती हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जो है ये निपटारा करके सहूलत जो है कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक रिपोर्ट बताई गई है कि अगर 3000 डाटा पॉइंट्स का कोई भी डाटा है तो उसको सिर्फ 3 मिनट में जो है इसका निपटारा कर देते हैं, जिससे कि जो लोन की रिक्वेस्ट जो है, ओके, अगर उसको सैंक्शन करना है या डिक्लाइन करना है वो 3 मिनट के अंदर अंदर ये रिजल्ट जो है बता देते हैं कस्टमर को। तो जिससे कि कंज्यूमर को भी एक तरह का उसका टाइम बचता है और फ़ायदा होता है और एक ट्रस्ट भी बनता है, ओके।
तो यहाँ पर सीधी सीधी यही बात बोली गई है कि जैसे ये कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, तो मोस्टली अलीबाबा जो ग्रुप है ये चाइना का है, तो उसी सतह के हिसाब से हमें भी आगे ग्रो करना है, तो इंडियन फाइनटेक कंपनीज को यहाँ पर सीखने की बात बोली गई है। तो अलीबाबा का जो सेल यील्ड है वो भी जो है अगर हम बात करें तो बड़ा है, कंपनी का जो टर्नओवर है, कस्टमर प्रोफाइल है, कस्टमर लाइफस्टाइल है, स्पेंडिंग पावर है, सप्लायर वॉल्यूम्स एंड सेल्स, कस्टमर आगे ये और बड़े हैं और सो ऑन। ओके, तो मतलब अलीबाबा जो कंपनी है सेल यील्ड इसका बढ़ता जा रहा है जब से ये बनी है। जो पास्ट लोन सर्विसिंग है, जो इसका बिहेवियर था, देखो जैसे पुराना बिहेवियर होगा, मतलब लोन के सर्विस में लोन दिया है या नहीं दिया है, तो कैसी कंडीशंस रखी थे, कैसा बिहेवियर था, तो वो बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी खासतौर जो लॉकडाउन के बाद जो बिहेवियर है, तो ये उसका एक नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है कस्टमर के ऊपर हो सकता है। अगर आपने पास्ट में अच्छा जो सर्विसिंग प्रोवाइड की है, तो आपका एक अच्छा बिहेवियर जो है कस्टमर के माइंड में छप जाएगा, तो कस्टमर जरूर भागा भागा आएगा। सो नेटवर्क जो है ट्रांजैक्शन का वो भी इनका काफ़ी बड़ा हो गया है, और सॉलिडिटी है जो कमर्शियल इंटरलोक्यूटर्स, ओके, जो और भी डाटा जो है उसको ये प्रोसेस करते हैं, along with all kinds of external data to arrive at credit decisions। इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं ये भी ये सेल करते हैं, जो मिनी साइट्स हैं इनकी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की, उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे जो है यूज़ किया जाता है कि ताकि कि जो पोटेंशियल है और जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं उनको जो है इंटरेक्ट कर सके। इट आल्सो सेल्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ये जो है सेल करते हैं। तो देखो एक ही कंपनी है तो कौन कौन से सेक्टर्स में ये काम कर रही है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो डाटा है, टेक्नोलॉजी, मनी है, ओके, सो इसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई है कि ये जो है फाइनेंस को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता है, स्पेशली एट द स्मॉल एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द इंडिविजुअल बोरोअर्स, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस। सो बोरोअर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस, इन तीनों को जब खाका है, ओके, ये तीनों को मिलकर ही एक कंपनी जो है हम कह सकते हैं कि जो शुरू होती है, एक प्रोसेस चलता है, बिजनेस साइकिल चलता है। तो जो डाटा, टेक्नोलॉजी और मनी, इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है हमारा फाइनेंस। ओके, सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो भी जो है यहाँ पर एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन पर है। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, सेंट्रल बैंकर्स जो भी लिक्विडिटी की काम करते हैं, सेंट्रल बैंकर्स लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये ओपन है। ओके, सो उनके फेवर में यहाँ पर जो है कई बार लैंडिंग हो जाती है, जिससे कि इनको भी फ़ायदा हो जाता है आने वाले समय में। सो थ्रू वन एंड लाइक intermediary or just a few more directly to small businesses gasping for the oxygen of credit। तो जैसे जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको मोस्टली क्रेडिट की ही ज़रूरत होती है। ओके, क्रेडिट के बगैर उनका बिजनेस जो है, अगर क्रेडिट की किसी भी तरह की शॉर्टेज आती है तो बिजनेस ठप हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पर वो भी इनको फेवर करके चलते हैं, इनके फेवर में जो है लैंडिंग प्रोसेस या लैंडिंग रेट जो है वो डिसाइड करके बताते हैं ताकि कि इनको फ़ायदा हो। सो इंडिया का जो फाइनटेक है ओके, वो अभी स्टंटर लग रहा है, रुका हुआ लग रहा है, इतना फैल नहीं रहा है जैसे फैलना चाहिए, कमज़ोर लग रहा है। सो रेगुलेशन जो है फाइनेंस और डाटा मस्ट एम्पावर इंडियन फाइनटेक। सो रेगुलेशन जो है फाइनेंस की चाहिए यहाँ पर, और जो डाटा है ओके, कस्टमर का डाटा स्पेशली ओके, उसको भी हमने जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इंडियन फाइनटेक को यहाँ पर जो है फ़ायदा हो सकता है अगर हम अलीबाबा की ये जो 8 कंपनी है, 8 ग्रुप है, इससे सीखें कैसे ये बिजनेस कर रही है, कैसे ये प्रपोजल लेके आ रही है कस्टमर के लिए, क्योंकि कैसे ये कस्टमर को लुभा रही है और डिमांड को जो है जनरेट करने की कोशिश कर रही है। तो इंडिया में भी अभी आप देखो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, तो यहाँ पर भी दिवाली फेस्टिव सीज़न उन्होंने सेल लगाई हुई है। ओके, भारी डिस्काउंट वहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये भी एक हम कह सकते हैं जैसे कि स्टार्टिंग डिमांड को बूस्ट करने के लिए ओके, काफ़ी जो है फ़ायदा होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर फ़ायदा हो भी रहा है। ओके, तो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर फ्लिपकार्ट में जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है पैसा, वो है $600 बिलियन के आसपास। ओके, तो आप खुद लगाओ, इस अंदाज़ा लगाओ कि कितने इंडियंस जो है अभी यहाँ पर परचेज करना शुरू कर गए, डिमांड जो है वो राइज होना शुरू हो गई है। मोबाइल फ़ोन्स की परचेज जो है 40% जो है ज़्यादा हुई है, 40% न्यू कस्टमर जुड़े हैं। ओके, तो अभी नहीं 1-2 दिनों के अंदर अंदर।
तो अभी ठीक चल रहे हैं, पैटर्न उन्होंने अपनाया है इसको, लेकिन अभी जितनी और फाइनटेक कंपनीज हैं इन दोनों के अलावा, ये दोनों तो बाहर की कंपनीज है ना, तो यहाँ पर इंडियन फाइनटेक की बात की गई है। तो वह मतलब फाइनटेक जो भी पैसा बनाती हैं, पैसा देती हैं किसी को, तो उनको भी इन सभी अ, बाहर की जो कंपनीज हैं उनसे सीखना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो मैंने बात बोली थी पास लोन सर्विसिंग के बारे में, ये कस्टमर के ऊपर ये लागू होती है। ओके, कस्टमर की कैसी सर्विसिंग रही है, ओके, जो भी क्रेडिटर होगा उसके साथ, तो उसी हिसाब से जो बिहेवियर होगा आगे के लिए, एक पैसा क्रेडिट करना है या नहीं करना है उस फलाने फलाने कस्टमर को, तो उसके लिए यहाँ पर बात बोली गई है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब जो है किसी कंपनी के पास नेटवर्क ऑफ ट्रांजैक्शन होगा बड़े पैमाने पर। दूसरा जो है कमर्शियल इंटरलोक्यूटर्स जो होते हैं, ओके, उनकी एक सॉलिडिटी उनके पास होगी। तीसरा जो डाटा होगा वो प्रोसेस हो सके। ओके, तीसरा जो है जितना भी एक्सटर्नल डाटा पहुंचता है उनके पास, ओके, उस कस्टमर के बिहेवियर के बारे में या किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, जिस हिसाब से वो एक डिसीजन ले सकें कि पैसा क्रेडिट करना है या नहीं करना है। ओके, तो ये यहाँ पर बात बोली गई है। तो आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसको आप करेक्ट करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है जो हमारी फ्लाइट्स जो हैं होती हैं, ओके, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो एयरलाइंस काम करती हैं, तो उनके यहाँ पर बात बोली गई है कि एयर ट्रैवल जो है वो कैसे वहाँ पर भी डिमांड जो है बूस्ट हो। सो कोविड-19 के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोबारा से डिमांड रिवाइवल हो ही नहीं रही है। एयर ट्रैवल में जो लोग हैं वो सफ़र करना चाह ही नहीं रहे हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, यहाँ पर 5 जो है मेन जो मेजर्स हैं वो बताए गए हैं ऑथर के द्वारा कि कैसे एयर ट्रैवल में भी डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है कि लोग आएँ, सफ़र करें, और जो है इसकी जो इकॉनमी है एयरलाइंस की, ये भी जो है वो अपनी पटरी पर वापस आए। तो पहली तो बात मैं ये बोल दूं कि कोविड-19 से पहले भी अगर हम सिचुएशन को चेक करें इंडिया में खास तौर पर, तो जितनी भी एयरलाइंस गिनी चुनी काम कर रही हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई डिमांड है नहीं है। ओके, फिलहाल यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि जितनी डिमांड पहले थी कम से कम उतनी ही वापस आ जाए। ओके, तो उसको कैसे रिवाइवल करें। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त हिट पहुँचा है इस ट्रैवल इंडस्ट्री को। तो इसके द्वारा जो है लोगों के अंदर एक तरह का जो भय है वो बैठ गया है। ओके, तो अभी भी अनक्लियर है कि कब जो है यहाँ पर नॉर्मलसी आएगी, कब ये दोबारा से शुरू होगी, कब से दोबारा जो है कॉरपोरेट ट्रैवल जो शुरू होगा, इंटरनेशनल डिमांड जो है जो दोबारा से उभरेगी। ये यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर पहले बात बोली गई है। पहली बात थी जो डर है, जो रिस्क है लोगों के अंदर कि वायरस के चपेट में ना आ जाएं सफ़र के दौरान, तो उसको दूर करना होगा। दूसरा बात बोली कि जो क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट्स है ना, तो उनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या है, अभी अगर आपने कहीं पर भी जाना है तो पहले आप अपनी स्टेट से दिल्ली पहुंचोगे। ओके, तो वहाँ से इनको क्वारंटीन किया जाता है। ओके, क्वारंटीन करते हैं 7 दिनों के लिए, फिर आगे जब जहाँ पर जाना है तो वहाँ पर भेजा जाता है। तो वैसे ही जो बाहर से आ रहा है तो वो पहले दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली वहाँ पर उसको क्वारंटीन किया जाएगा, फिर वो अपनी होम स्टेट में जाएगा। तो ये 7 दिन वहाँ पर चले जाते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि कोई किसी भी तरह के रिस्क में जो है उसकी लाइफ पड़े। तो यहाँ इसको कैसे रिवाइव करें, तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर स्टार्टिंग बात बोली गई है कि जो रिलायबल रैपिड टेस्टिंग है एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है डिपार्चर से पहले, उसको हमें जो है बढ़ाना होगा, ताकि कि जो डर है कोविड-19 के बारे में वो जो है कम हो लोगों के अंदर, और साथ ही साथ जो जो क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स है ना उनको जो है आप एलिमिनेट करो तब तक जब तक जो वैक्सीन जो है वो फाउंड नहीं हो जाती। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल ली गई है एक नया मॉडल हांगकांग और सिंगापुर के बीच में, दोनों शहरों में फ्लाइट सिस्टम जो है शुरू कर दिया गया है इसी मॉडल के तहत। सो प्री डिपार्चर से पहले रैपिड टेस्टिंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी अच्छी बात है, डिपार्चर से पहले ही आप जो है उसकी टेस्टिंग करो, तो उनको अगर निकलता है वायरस तो ठीक है, नहीं तो उनको भेजो आप आगे को आप सफ़र करें। लेकिन कहीं पर अगर मैं बात करूं तो अगर ये ग्लोबली फैला है, ग्लोबली अगर ये कोविड-19 फैला है पूरे संसार में, तो उसका रीज़न भी ये एयर ट्रैवल ही है। ओके, तो एयर ट्रैवल ही सबसे हम कह सकते हैं कि इसी के कारण ये चीज़ फैली है। तो तब भी जब ये कोविड-19 वुहान में फैलना शुरू हुआ था तो इंडिया में भी टेस्टिंग शुरू हो गई थी। जब भी कोई फ़्लाइट बाहर से आती थी तो वहाँ पर पूरे कवर होके जो किट थी उसको यूज़ करके टेस्टिंग की जाती थी, चेकिंग होती थी। फिर भी चेकिंग होने के बावजूद भी तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि सभी कंट्रीज़ का फेलियर था।
फेलियर क्या था कि जो टेस्टिंग के इक्विपमेंट थे वो सही नहीं थे, जिसकी वजह से अच्छे से डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। जिसको बुखार होता था, ठीक है, उसको वो डिटेक्टर सिग्नल दे देता था, ठीक है, तो उसको कोविड-19 मान लिया जाता था। तो ये चीज़ें चलती आ रही थी, अभी भी ये चल रही हैं, इसीलिए अच्छे से ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, जिसको हो रहा है फिर आगे वो जो है और फैलाई जा रहा है, और जिसको नहीं है बुखार है उसको भी कोविड-19 कहा जा रहा है। तो पहली बात तो समझ ही नहीं आई स्टार्टिंग में, तो अभी भी इतनी खास समझ आई नहीं है। ओके, इसीलिए वैक्सीन को बनने भी जो है टाइम लग रहा है, और ये भी एक रीज़न है कि लोग दोबारा से जो ट्रैवल करना अभी नहीं चाह रहे हैं, अभी इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आगे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर डिस्कशन की गई है कि 5 मेजर्स जो है अपनाने चाहिए सरकार को, जो एयरलाइंस हैं और एयरपोर्ट्स जो अथॉरिटी है, इन तीनों को, ताजो की जो एक तरह का विश्वास जो है एयर ट्रैवल के प्रति लोगों के मन में जगाया जा सके। तो वो 5 मेजर्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बात यहाँ पर बोली गई है तो वो है, तो जो जब आप भी अब बुकिंग करवाते हो तो उसमें अगर आप अपनी बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि वहाँ पर जो फीस चार्ज की जाती है, तो फीस से जो रेवेन्यू आप इकट्ठा करते हो, कहने का मतलब अगर आपने बुकिंग की, जो आपके पैसे हैं वो रिफ़ंड नहीं होते, और कई मौक़ों में रिफ़ंड हो जाते, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन जो है वो कंपनी रख लेती है अपने पास, क्योंकि आपकी वजह से जो है वो लॉस हो सकता है कंपनी को, के क्योंकि पहले आपने बुकिंग कर ली, बाद में आपने बुकिंग कैंसिल कर दी। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात बोली है कि जो 72 घंटों से पहले जिन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है, तो सबसे पहले तो आप उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का चार्ज मत लगाओ, किसी की तरह की जो फीस है, कैंसिलेशन फीस, वो ना लगाओ, उसको आप हटाओ। ओके, साथ ही साथ जो 72 घंटों के विद इन जो है, जो डिपार्चर के 72 घंटों के बीच में अगर कोई ऐसे कर रहा है, अपनी टिकट कैंसिल कर रहा है, तो वहाँ पर आप रखो कि वहाँ पर आपकी फ़ीस जो है वो रिफंडेबल नहीं होगी, वहाँ पर आप चार्ज लगाओ। तो यहाँ पर एग्जांपल लेकर बात की गई है कि यूएस में ऐसा शुरू हो गया है। यूएस में भी डिमांड को बढ़ाने के लिए कि लोग जो है एयर ट्रैवल करें, तो उसके लिए क्या किया गया है कि यही जो फंडा है इसको अपनाया गया है कि धीरे धीरे जो है डिमांड बूस्ट हो। जब एक बार डिमांड बूस्ट हो गई तो उसके बाद तो ये जैसे चाहे उस हिसाब से जो है सेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो देखो एक तरह का जो है किसी ना किसी तरीके से लालच देना है, ये चीज़ यहाँ पर बात बोली गई है। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आता है कि वैसे ही अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर तो वैसे ही एयरलाइंस का जो इकॉनमी है वो इतनी सही नहीं है। ओके, अगर थोड़ा सा भी उनको कोई कहीं पर नुकसान होता है तो कंपनी को हिट पहुँचता ही पहुँचता है। ओके, तो दूसरी बात जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोविड-19 के लिए आप जो है फ्री इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कीजिए कस्टमर्स को। ओके, जिससे कि उनके दिमाग में एक पीस ऑफ माइंड बनेगा और इनकरेज जागेगा कि हाँ जो है एक तरह का इंश्योरेंस हमें कोविड-19 की तरफ से मिल रहा है। ओके, तो अगर इंश्योरेंस के तहत अगर कोविड के वो दायरे में फंस भी जाते हैं तो इंश्योरेंस के पैसों से वो जो है उसका इलाज करवा सकते हैं। तो इससे भी जो है डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात बोली गई है, वर्जिन कंपनी है एक एयरलाइंस की, तो वहाँ पर ये चीज़ उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने फ्री इंश्योरेंस जो है वो देनी शुरू कर दी है। तो जब जो एयर फेयर जब भी वो लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा उसी में वो डाल लेते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पर एयर फेयर जब भी उनसे टिकट बनाई जाती है तब जो है उनको साथ ही साथ बोल देते हैं कि आपको कोविड-19 का जो इंश्योरेंस जो है फ्री में दिया जाएगा। ओके, तो ये भी एक बात है, जिसने भी सफ़र करना है ओके तो उसको एक तरह का अगर इंश्योरेंस मिलता है तो आगे आएगा वो। तो यहाँ पर भी डिमांड को बूस्ट करने के लिए ये दूसरा आइडिया यूज़ किया गया है। तो ठीक है, आइडिया ये भी स्टार्टिंग में शुरुआत करनी है किसी चीज़ की। ओके, तो आगे जो डिस्कस यहाँ पर किया गया है थर्ड पॉइंट, अभी उसको डिस्कस करते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहा है वो है जो मास्क पहनते हैं हम उसके रिगार्डिंग। तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन एक तरह की कोविड-19 से बचने के लिए यही है कि मास्क जो है वो अच्छे से पहना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस पे भी जो कोताही जो बरती जाती है, ख़ासतौर पे इंडिया में जब फ्लाइट्स में लोग सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बाहर की जो एयरलाइंस हैं, जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, अच्छे से फेस कवर नहीं किया है जिन्होंने, तो वो उनको नो फ्लाई लिस्ट में जो है उनको डाल दिया जाता है, ऑफेंडर उनको मान लिया जाता है। ओके, तो फिर उनको इजाज़त नहीं दी जाती कि वो सफ़र करें बाय एयर ट्रैवल। दूसरा यहाँ पर जो बात बोल रही है कि ऑलरेडी यूएस में बहुत सारी जो है फ्लाइट्स जो एयरलाइन कंपनी से ऐसा करना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि जो मास्क लोग पहन रहे हैं, तो पहले तो जो मास्क है वो नोज़ से नीचे जा रहा है लोगों के, कईयों के तो जो ठुड्डी है वहाँ पर उन्होंने मास्क रखा हुआ है। ओके, तो मतलब कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
तो उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ बात बोली गई कि एक्सेप्शन आप तभी दो जब आपने मील सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा जब वाटर देना है या फिर जो मेडिसिन वगैरह लेनी है तभी जो है आप उनको एक्सेप्शन दो कि आप जो मास्क है उसको उतार सकते हैं, अदरवाइज नो। लेकिन यहाँ पर जो है पॉइंट आउट किया गया है कि बहुत सारी एयरलाइंस में और एयरपोर्ट्स में देखा गया है कि जो स्टाफ है एयरपोर्ट का वही नहीं मास्क वेयर कर रहा है प्रॉपरली। ओके, जब वही मास्क नहीं प्रॉपरली वेयर कर रहा तो फिर जो आम लोग हैं एयरपोर्ट्स में, खासतौर पर इंडिया में, तो वो क्यों करेंगे? वो भी बोलेंगे कोई बात नहीं, चलता है। ओके, तो ये चलता है वाला जो एटीट्यूड है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, खासतौर पर अभी की जो कंडीशंस हैं और ख़ास तौर पर जो एयरलाइंस है उनकी जो कंडीशंस हैं। ओके, तो उनको ये रूल्स जो हैं मास्क के प्रति अच्छे से जो है लागू करने होंगे। तो जो नो फ्लाई लिस्ट बनाई है वो भी अच्छी बात है। ओके, इससे एक तरह का जो है डर भी कस्टमर के अंदर आ सकता है कि दोबारा से पता नहीं उनको इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी फ्लाई करने की। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो चौथे नंबर जो बात कही गई है वो है कि जो एक तरह का दिमाग में एक चीज़ हो गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो एयरलाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो चलेगी। तो यहाँ पर बात बोलेगी जो मिडिल सीट होती है या फिर एडजेसेंट सीट होती है, मिडिल सीट के जो आसपास सीट्स होती हैं, तो वहाँ पर एक ही इंसान बैठेगा, या तो मिडिल में बैठ जाएगा या फिर जो है किसी एक साइड में बैठ जाएगा, लेकिन उसकी आसपास की सीट जो है खाली होंगी। ओके, तो यहाँ पर यह भी बात बोलेगी कि ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूव कोई मिथ तो है नहीं, कोई तथ्य तो है नहीं कि जो मिडिल सीट है वहाँ पर जो अगर बैठेगा बंदा और साथ में जो बंदा नहीं अगर बैठेगा तो उससे कोविड-19 नहीं फैलेगा। ओके, लेकिन फिर भी जो है एक परसेप्शन बनाई गई है कि अभी कैसे सेफ्टी प्रोवाइड कर सके लोगों को, तो सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ जो एयरलाइंस है जैसे डेल्टा एयरलाइन है और साउथ वेस्ट है यूएस में, वो ऐसा कर रही हैं, वो मिडिल सीट जो है उसको जो है खाली रख रही हैं जो कि लोगों के अंदर एक तरह का विश्वास जागे कि आप आओ, आपकी पूरी केयर की जाएगी सफ़र के दौरान, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई भी एयरलाइन अपनी सीट्स को खाली रख के, ओके, हर एक मिडिल सीट अगर खाली होती है तो उसको तो रेवेन्यू लॉस होगा ही होगा। तो रेवेन्यू लॉस को जो है वो आगे जाकर वो है उसको सही कर सकते हैं एक बार जब डिमांड बूस्ट हो गई, और उसके बाद वो जो है किराया उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, और जो है अपने कोई भी लॉस हुआ रेवेन्यू लॉस उसको जो है कवर कर सकते हैं। आगे जो 5 नंबर पर पॉइंट बोला गया है वो ये है कि अगर जब खाना परोसा जाएगा जहाज़ में, तो वहाँ पर अगर जो फ्लाइट टाइम 2 घंटों से कम है तो वहाँ पर तो सबसे पहली बात है कि आप जो मील की सर्विस है उसको आप बंद कीजिए। ओके, वहाँ पर कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं है। और जो लॉन्ग हॉर्स की जो फ़्लाइट है वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्नैक्स आपने या कोई भी चीज़ प्रोवाइड करनी है तो जो है डिस्पोजेबल बॉक्सेस में हो। अगर कोशिश की जाए कि डिस्पोजेबल बॉक्सेस में क्विक सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाए कि अच्छे मैनर के हिसाब से। ओके, हर एक रो को वहाँ पर बताया जाए कि मतलब कैसे जो है वो यहाँ पर उन्होंने काम करना है, कब तक के लिए उनको मास्क जो है उतार कर रखना है। तो जब भी मास्क उतार के रखे होंगे लोगों ने, ओके, तो उस समय दौरान ही सबसे बड़ा रिस्क है ट्रांसमिशन होने का। तो वहाँ पर जो है बिल्कुल जो है किसी भी तरह की कोताही जो है नहीं बरत सकते, और कोई भी ऐसा जो है जो टाइम जो दिया जाएगा वो सफिशिएंट टाइम दिया जाए कि वो अपनी मील सर्विस जो है वो कर लें, खाना वगैरह खा लें। और कोशिश करनी है कि इसके अलावा ऐसा कोई भी हमने रीज़न या चांस नहीं बनाना है कि मास्क को उतार कर जो है सफ़र किया जाए। तो यहाँ पर जो है 5वीं बात ये बात बोली गई है। तो ये 5 बातों का जो मूल है वो यही निकलता है कि जो डिमांड है वो बड़े लोग आएँ। शुरुआत में जो है कहीं पर लॉस भी कंपनी को हो सकता है, लेकिन आगे जाकर लॉस को जो है उसको कवर कर सकते हैं। ओके, फेयर को बढ़ाकर। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बिना कुछ कर किए अगर कुछ भी नहीं करेगी कोई भी कंपनी, ऐसे ही बैठे रहेगी, ओके, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रीज़न है वो तो यही है कि जो 7 डे के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है, तो उसके डर से भी लोग जो है नहीं आ रहे हैं। ओके, कि 7 दिन हमें जो होटल में रहना पड़ेगा। सबसे पहला रीज़न तो वही है, गवर्नमेंट को उसको जो है उसकी जो कंडीशन है वो हटानी पड़ेगी। सो लास्ट में जो बात बोली गई है कि सेफ्टी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एयरलाइन जो है अभी भी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कैसे? अगर कोविड-19 जब फैलने का जो अंदेशा होता है वही होता है कि अगर किसी बस में भी लोग सफ़र कर रहे हैं, ओके, तो सारी बस अगर फिल है तो जब हवा गुजरेगी, ठीक है, तो उससे जो सांस लेके लोग ट्रांसमिशन हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न ट्रांसमिशन का तो WHO ने भी बोला है कि एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा में फैल जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पर इसकी भी सिक्योरिटी जो सेफ्टी है एयर ट्रैवल में प्रोवाइड है।
तो वहाँ पर क्या है, एडवांस्ड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाए गए हैं। ओके, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वहाँ पर, जो कि 99% जो ख़राब एयर है ना, जो और भी जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वायरस हो चाहे बैक्टीरिया, उसको रिमूव कर देते हैं। और हर 3 मिनट बाद जो है कैबिन के अंदर जो है फ्रेश एयर जो है वो इंजेक्ट की जाती है बाहर से। तो इससे जो है ये कोविड-19 के फैलने का खतरा और कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं इंडिया में बात करूं तो जितने भी सिटीज़ जहां पर अनलॉक हो गया है, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर आप देखो लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर किसी गांव की ओर कोई बस जा रही है तो पूरी बस भरकर जा रही है पहले की तरह। ओके, लोग जो है खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरह और भी जो अभी रेलवेज तो नहीं शुरू की, लेकिन बसेस में ही बहुत बुरा हाल हो चुका है। ओके, कोई डर नहीं है किसी को, कोई किसी तरह के कोई मास्क नहीं वेयर करना है। ओके, ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले था। ओके, लोगों के मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सरकारें जो हैं वो पैसा लेकर जो है सरकार को पैसा आता है अगर कोई भी कोविड-19 पेशेंट घोषित किया जाता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न लोगों के दिमाग में मिसकंसर्न चल रहे हैं। ओके, तो इनको रिमूव करना चाहिए। ओके, तो जो कोताही जो बरत रहे हैं उनको रोकना चाहिए, नहीं तो और फैल जाएगा बीमारी। तो लास्ट में यही है कि एक पीस ऑफ माइंड जो है आपको मिलेगा, आपको इस सेफ्टी की फीलिंग मिलेंगी। ओके, अगर इन जो प्रोसेसेस जो मेजर्स यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं तो उनको अगर एयरलाइन कंपनीज अपनाती हैं इंडिया में, ओके, तभी जो है इंडियन एयरलाइन जो है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एयर इंडिया जो है वो भी अभी प्राइवेटाइज शायद हो जाएगी जल्दी से जल्दी। ओके, तो वहाँ सभी एयरलाइन जितने भी एरियाज़ हैं उनको अगर वहाँ पर डिमांड बूस्ट करनी है तो ये मेजर्स अपनाने होंगे। तो ये था आर्टिकल। सो पार्ट 1 में मैं इतने ही अभी डिस्कशन करता हूँ, तो कृपया इसको लेक्चर को अच्छे से सुने। ओके, समझें, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिस्कशन सुनने के लिए। शुक्रिया।